तो दोस्तों द लॉन्ड्रोमैट, जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन मूवी है जो कि 2019 में हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिली थी। इस मूवी के अंदर बताया जाता है कि कैसे ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। ये सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर बताई जाती है और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है अभी भी। तो मैं आपके लिए ये वीडियो स्पेशली लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट आप तक पहुँचता रहे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द लॉन्ड्रोमैट 2019 की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टीवन सोडरबर्ग ने किया है और पटकथा स्कॉट जेड बर्न्स ने लिखी है। यह फिल्म लेखक जेक बर्नस्टीन की पनामा पेपर्स घोटाले पर आधारित पुस्तक सीक्रेसी वर्ल्ड पर आधारित है। इस फिल्म में मेरिल स्ट्रीप, गैरी ओल्डमैन, एंटोनियो बैंडेरस, रॉबर्ट पैट्रिक, जेफरी राइट, डेविड श्विमर, मैथियास शोनेर्ट्स, जेम्स क्रॉमवेल और शेरोन स्टोन ने अभिनय किया है। द लॉन्ड्रोमैट का विश्व प्रीमियर 1 सितंबर 2019 को 76वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। और इसे 27 सितंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और फिर 18 अक्टूबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। कथानक: वकील जुर्गन मोसैक और रेमन फोंसेका ने धन और ऋण की अवधारणा के साथ अपना परिचय दिया। यह जोड़ी दुनिया भर के उन लोगों की 3 कहानियों के सूत्रधार के रूप में काम करती है जो उनकी कंपनी मोसैक फोंसेका की साजिशों से बुरी तरह प्रभावित है। हालांकि कहानी कुछ हद तक काल्पनिक है, लेकिन घोटाले के केंद्र में रही लॉ फर्म 3 और उसके संस्थापकों के नाम नहीं बदले गए। 4 वांग लिजुन घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और भूमिकाएं भी नहीं बदली गईं। एलेन मार्टिन और उनके पति जो न्यूयॉर्क के लेक जॉर्ज में एथन एलन नामक एक आनंद नौका पर सवार थे जब वह पलट गई, और जो और कई अन्य लोग डूब गए। जब एलेन, जो कि मौत के लिए नौकायन कंपनी से मुआवजा पाने की कोशिश करती है, तो वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि जिस पुनर्बीमा कंपनी से नौका कंपनी के मालिक और बेटे मैथ्यू ने अपनी पॉलिसी खरीदी थी, उसे नेविस स्थित एक अन्य कंपनी को बेच दिया गया था। नेविस स्थित यह कंपनी वास्तव में मोसैक के एक शेल कॉरपोरेशन का ट्रस्ट है, जिसकी आंतरिक राजस्व सेवा IRS द्वारा धोखाधड़ी के लिए जांच चल रही है। जब मोसैक और नेविस स्थित कंपनी से संपर्क करने की उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है, तो एलेन ट्रस्ट के मैनेजर माल्चस बोनकैम्पर से मिलने वहां जाती है। जब एलेन की मुलाकात उससे होती है, तो वह उसे नहीं जानती और उसकी कंपनी के बारे में पूछती है। माल्चस झूठ बोलकर भाग जाता है। फिर जब वह मियामी पहुंचता है, तो उसे हवाई अड्डे पर IRACI के विशेष एजेंट गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी कहानी एक अफ्रीकी अरबपति चार्ल्स की बेटी सिमोन के बारे में है। जब उसे पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त का उसके साथ अफेयर चल रहा है, तो वह उसे चुप रहने के लिए अपनी एक निवेश कंपनी में शेयर, जिनकी कीमत लगभग $2 करोड़ बताई जाती है, देने की पेशकश करता है। सिमोन उसकी पेशकश स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह पनामा सिटी स्थित मोसैक के दफ्तर में शेयर लेने जाती है, तो पता चलता है कि वे बेकार है, क्योंकि कंपनी का मालिक एक और मोसैक शेल, जो खुद संभवतः चार्ल्स का मालिक है, था, जिसने हाल ही में कंपनी का बैंक खाता खाली कर दिया था। तीसरी कहानी नील हेवुड की मौत का नाटकीय रूपांतरण है, जो वांग लिजुन घटना का एक हिस्सा है। हेवुड, फिल्म में जिसका नाम बदलकर मेवुड रखा गया है, विदेश में पैसा भेजने की चाहत रखने वाले धनी चीनी लोगों के लिए एक मध्यस्थ है। वह गु कैलाई से मिलने चोंगकिंग के एक होटल में जाता है। मेवुड उससे बहुत ज्यादा कीमत की मांग करता है और दबाव डालता है, अगर वह चाहती है कि वह अपनी शेल कंपनी के जरिए उसके परिवार के लिए धन शोधन जारी रखे। गु मेवुड के पेय में जहर मिला देती है। गु घटना का खुलासा करती है और मेवुड की रिपोर्ट चोंगकिंग पुलिस प्रमुख वांग लिजुन IMDb पर मिंग लो को देती है, जो गुप्त रूप से बातचीत रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर वह चीनी सरकार को उसकी रिपोर्ट करते हैं। कहानी मेवुड की हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप में गु
और उसके पति बोशिलाई की गिरफ्तारी के साथ समाप्त होती है। फिल्म का अंत पनामा पेपर्स के लीक होने और उसके बाद मोसैक फोंसेका पर पुलिस के छापे, दोनों को कुछ समय के लिए जेल में डालने और कंपनी के बंद होने के साथ होता है। इसके बाद मोसैक और फोंसेका खुद मेरिल स्ट्रीप के साथ दर्शकों को याद दिलाते हैं कि ऐसी कई कंपनियां अभी भी मौजूद है और टैक्स हेवन में स्थित नकली ट्रस्टों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का चलन अभी भी व्यापक है। स्ट्रीप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मुद्रा अपनाने से पहले अमेरिका में चुनाव प्रचार के लिए वित्तीय सुधारों की तत्काल आवश्यकता के बारे में एक बयान के साथ फिल्म का समापन करती है। गालना कैलिफोर्निया ऑन लोकेशन अवार्ड्स 15 दिसंबर 2019 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लोकेशन टीम स्वतंत्र फीचर फिल्म केन लेवेट, लेस्ली थॉर्सन, रेचल नेल्सन, अन्ना एल कोट्स, ली मैथ्यू बोलिन, ली डेविड, पीटर क्यूबास, नील डेव मनोनीत। सिनेमा फॉर पीस अवार्ड्स 7 मई 2019 वर्ष की सबसे मूल्यवान फिल्म लॉन्ड्रोमैट मनोनीत। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स गिल्ड अवार्ड्स 28 जनवरी 2020 समकालीन फिल्म में उत्कृष्टता एलेन मिरोजनिक मनोनीत। मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट गिल्ड 11 जनवरी 2020 मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ समकालीन हेयर स्टाइलिंग मैरी लार्किन, यवेट स्टोन और जे. रॉय हेलैंड मनोनीत। सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 डोनोस्टिया शहर दर्शक पुरस्कार स्टीवन सोडरबर्ग मनोनीत। सेंट लुइस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन 15 दिसंबर 2019 वर्ष की सबसे खराब फिल्म लॉन्ड्रोमैट मनोनीत। वेनिस फिल्म महोत्सव 7 सितंबर 2019 स्वर्ण सिंह लॉन्ड्रोमैट मनोनीत। विवाद फिल्म की आलोचना ब्राउनफेस के इस्तेमाल के लिए हुई थी, जिसमें स्ट्रीप को एलेना नामक एक पनामाई महिला की गौण भूमिका में दिखाया गया था। 26, 23, 27, 28 सोडरबर्ग ने विवाद को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें लगा कि कहानी के संदर्भ में दोहरी भूमिका उचित थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि एक हास्य रूपक के रूप में यह स्वीकार्य था और उन्होंने इसकी तुलना ओल्डमैन द्वारा एक जर्मन व्यक्ति की धारणा से की और कहा कि हास्य के अलग नियम होते हैं। 16 अक्टूबर 2019 को इसके सीमित नाटकीय रिलीज के हफ्तों बाद और इसके निर्धारित स्ट्रीमिंग रिलीज से ठीक 2 दिन पहले, फिल्म के केंद्र में मोसैक फोंसेका लॉ फर्म के 2 साझेदार, जुर्गेन मोसैक और रामोन फोंसेका ने फिल्म की रिलीज को रोकने के प्रयास में नेटफ्लिक्स पर मुकदमा दायर किया। 29-30 उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म ने उन्हें बदनाम किया है। नेटफ्लिक्स ने अगले दिन जवाब दिया, मुकदमे को हास्यास्पद कहा और तर्क दिया कि फिल्म संवैधानिक रूप से संरक्षित भाषण थी। 31 कनेक्टिकट के एक न्यायाधीश ने निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया और मामले को कैलिफोर्निया स्थानांतरित कर दिया, जिससे फिल्म को योजना के अनुसार रिलीज किया जा सके। 32 पनामा सरकार ने भी फिल्म की रिलीज पर कड़ी आपत्ति जताई। दिसंबर 2019 33-34 पनामा के उपराष्ट्रपति जोस गैब्रियल कैरिजो ने प्रतिज्ञा की कि पनामा दुनिया भर में देश की छवि को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। 35-36 क्योंकि फिल्म में बदनाम चीनी राजनेता बोशिलाई और फालुन गोंग अभ्यासियों के अंग निकालने का संवेदनशील विषय शामिल है, इसे चीन में रिलीज करने से रोक दिया गया और इसकी डॉबन प्रविष्टि हटा दी गई। उद्धरण वांछित फिल्म का उल्लेख मेरिल स्ट्रीप और गैरी ओल्डमैन की डॉबन प्रविष्टियों में किया गया है। 37 मेरिल स्ट्रीप एलेन मार्टिन बटा एलेना बटा स्वयं के रूप में, जर्गेन मोसैक के रूप में गैरी ओल्डमैन, रेमन फोंसेका के रूप में एंटोनियो बेंडेरस, शेरोन स्टोन हन्ना के रूप में, डेविड श्विमर मैथ्यू क्विर्क के रूप में, मैथियास शोनेर्ट्स मेवुड के रूप में, जेफ्री राइट माल्चस इरविन बोनकैम्पर के रूप में, विलफोर्ट डूम्ड ग्रिंगो नंबर 1 के रूप में, क्रिस पार्नेल डूम्ड ग्रिंगो नंबर 2 के रूप में, जेम्स क्रॉमवेल, जोसेफ डेविड, जो मार्टिन, मेलिसा राउच मेलानी मार्टिन के रूप में, लैरी विलमोर जेफ के रूप में,
रॉबर्ट पैट्रिक कैप्टन रिचर्ड पेरिस के रूप में, रोजलिंड चाओ गु कैलाई के रूप में, पुलिस प्रमुख वांग लिजुन के रूप में मिंग लो, बो जिलाई के रूप में जेसी वांग, निक्की अमुकाबर्ड मिरांडा के रूप में, नॉन्सो एनोजी चार्ल्स के रूप में, जेसिका एलेन सिमोन के रूप में, एमी पेम्बर्टन आकर्षक के रूप में, क्रिस्टेला अलोंजो IRACI विशेष एजेंट किल्मर के रूप में, जे पॉल्सन पादरी कॉनर्स के रूप में, चार्ल्स हेलफोर्ड पायरो गाय के रूप में, बिना श्रेय, रेबेका रूबिनस्टीन के रूप में, शोशना बुश, नॉर्बर्ट वीसर स्विस स्कीयर के रूप में, जूलियट डोनेनफेल्ड थालिया के रूप में, मार्शा स्टेफनी ब्लेक विंसल बोनकैम्पर के रूप में, वेरोनिका ओसोरियो मारिया के रूप में, डेविड पी वेबर पनामा के रिपोर्टर नंबर 1 के रूप में। विषय फोर्ब्स में रीसा सराचन के साथ 2019 के एक साक्षात्कार में स्टीवन सोडरबर्ग ने इस फिल्म से सीख लेने के अपने लक्ष्य का वर्णन किया। मेरी प्रतिक्रिया दो तरफा है। एक, ठीक है, नीति के संदर्भ में आप उन लोगों का समर्थन करने के बारे में सोचना चाह सकते हैं जो मानते हैं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और थोड़ा गोता लगाए कि वे कैसे सोचते हैं कि इसे संबोधित किया जाना चाहिए। दूसरा भाग अपने चारों ओर देखना है और महसूस करना है कि हम सभी किस हद तक इससे प्रभावित हैं। जब भी आप सोचते हैं, तो इस ब्लॉक का मालिक कौन है? मेरे पड़ोस में अचल संपत्ति का मालिक कौन है? मैं जहां खरीदारी करने जाता हूं, उस अचल संपत्ति का मालिक कौन है? यह हमारे सामाजिक-आर्थिक जीवन के अंधेरे मामले की तरह है। ये कंपनियां जो इस तरह का व्यवहार करती है, यह हर जगह है, और इसके बारे में जागरूक होना, मुझे लगता है। उत्पादन जुलाई 2016 में यह घोषणा की गई थी कि स्टीवन सोडरबर्ग एक तत्कालीन शीर्षकहीन पनामा पेपर्स परियोजना का निर्माण करेंगे। 6 बाद में अप्रैल 2018 में यह घोषणा की गई कि सोडरबर्ग फिल्म का निर्देशन भी करेंगे, जिसका शीर्षक अब द लॉन्ड्रोमैट है। स्कॉट जेड बर्न्स ने पटकथा लिखी और उत्पादन 2018 के पतन में शुरू होने वाला था। 7 मई 2018 में यह बताया गया कि मेरिल स्ट्रीप, गैरी ओल्डमैन और एंटोनियो बैंडेरस फिल्म में अभिनय करने के लिए बातचीत कर रहे थे। नेटफ्लिक्स वितरण अधिकार हासिल करने में रुचि रखता था। 8-9 सोडरबर्ग ने पुष्टि की कि नेटफ्लिक्स जुलाई में फिल्म का वितरक होगा। 10 अक्टूबर में नेटफ्लिक्स को फिल्म रिलीज करने की पुष्टि हुई। 11 उसी महीने मैथियास शोनेयर्ट्स, जेफरी राइट, क्रिस पार्नेल, जेम्स क्रॉमवेल, मेलिसा राउच, लैरी विलमोर और रॉबर्ट पैट्रिक कलाकारों में शामिल हुए। 12-13 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई। 14 मुक्त करना लॉन्ड्रोमैट का विश्व प्रीमियर 1 सितंबर 2019 को 76वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 15-2 इसे सितंबर 2019 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित किया गया था। 16-17 इसे 18 अक्टूबर 2019 को नेटफ्लिक्स द्वारा डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किए जाने से पहले 27 सितंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 18 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 177 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 41% रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.410 है। वेबसाइट की समीक्षकों की राय है, द लॉन्ड्रोमैट ने अपनी अविश्वसनीय कास्ट का दुरुपयोग किया है और इसे प्रेरित करने वाली वास्तविक घटनाओं को नाटकीय रूप देने के लिए निराशाजनक रूप से बेरुखी और असंबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है। 19 मेटाक्रिटिक पर 37 समीक्षकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 57 है, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 20 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने लिखा, सोडरबर्ग के दृष्टिकोण में
एक प्रकार की अरुचिकर अशिष्टता है जो पूरे अनुभव को खट्टा कर देती है। स्वर भंगुर है, रवैया तीखा है और समझदार और विविध कलाकारों का अभिनय असमान है। 21 शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने इसे एक उलझा हुआ, भटका हुआ, बेतरतीब सामाजिक व्यंग्य और राजनीतिक टिप्पणी कहा है जो बाद वाली श्रेणी पर बहुत ज्यादा भारी है और अक्सर पहले वाली श्रेणी का अभाव है। 22 द रैप के अलोंसो डुराल ने लिखा, द लॉन्ड्रोमैट बुरे विचारों की अधिकता के साथ इधर-उधर भटकता है जो चित्रित घटनाओं पर उचित आक्रोश को कमजोर कर देता है। 23 वैराइटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी और लिखा, द लॉन्ड्रोमैट में सोडरबर्ग का सबसे चंचल रूप है और साथ ही सोडरबर्ग का सबसे विचित्र रूप भी है और इस मामले में अगर दोनों एक साथ नहीं चलते तो यह बहुत बुरा है। 24 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने लिखा, सोडरबर्ग और उनके शीर्ष कलाकार शेरोन स्टोन, जेफरी राइट और मैथियास शोनेर्ट्स भी चीजों को जीवंत बनाए रखते हैं, विश्वासघात और धोखे के दृष्टांतों को टीवी फिल्मों के अंदाज में पेश करते हैं। 25 पुरस्कार स्टीवन एंड्रयू सोडरबर्ग बटा SODR BR बटा 100 DRBURG जन्म 14 जनवरी 1963 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, छायाकार और संपादक है। आधुनिक स्वतंत्र सिनेमा के अग्रदूत, सोडरबर्ग ने बाद में स्टूडियो प्रणाली के भीतर बनाई गई औपचारिक रूप से आविष्कारशील फिल्मों के लिए प्रशंसा अर्जित की। सोडरबर्ग की निर्देशन में सफलता, स्वतंत्र ड्रामा सेक्स, लाइज एंड वीडियोटेप 1989 ने उन्हें फिल्म उद्योग में एक उल्लेखनीय उपस्थिति के रूप में सार्वजनिक सुर्खियों में ला दिया। 26 साल की उम्र में सोडरबर्ग कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर जीतने वाले सबसे कम उम्र के एकल निर्देशक बन गए और इस फिल्म ने दुनिया भर में व्यावसायिक सफलता के साथ साथ कई पुरस्कार भी अर्जित किए। उनकी अगली 5 फिल्मों, जिनमें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किंग ऑफ द हिल 1993 भी शामिल है, को सीमित व्यावसायिक सफलता मिली। उन्होंने क्राइम कॉमेडी आउट ऑफ साइट 1998, बायोपिक एरिन ब्रोकोविच 2000 और क्राइम ड्रामा ट्रैफिक 2000 के साथ मुख्यधारा की फिल्मों में कदम रखा, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमी पुरस्कार मिला। सोडरबर्ग को ओशंस ट्रिलॉजी और फिल्म फ्रेंचाइजी 2001 से 18, 2008, द इन्फॉर्मेंट 2009, कॉन्टेगियन 2011, हेवायर 2011, द मैजिक माइक ट्रिलॉजी 2012 से 2023, साइड इफेक्ट्स 2013, बिहाइंड द कैंडेलब्रा 2013, लोगन लकी 2017, अनसेन 2018, लेट देम ऑल टॉक 2020, नो सरेन मूव 2021, किमी 2022, प्रेजेंस 2024 और ब्लैक बैग 2025 के साथ और अधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण सफलता मिली। उनका फिल्मी करियर कई शैलियों में फैला है, लेकिन उनकी विशेषता मनोवैज्ञानिक, अपराध और डकैती फिल्में हैं। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है और 14 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए हैं। सोडरबर्ग की फिल्में अक्सर उन परिचित अवधारणाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका इस्तेमाल अक्सर बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्मों में किया जाता है, लेकिन वे नियमित रूप से एक अवांटगार्डे आर्ट हाउस दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये फिल्में बदलती व्यक्तिगत पहचान, प्रतिशोध, कामुकता, नैतिकता और मानवीय स्थिति जैसे विषयों पर केंद्रित होती है। उनकी फीचर फिल्में सिनेमैटोग्राफी के क्षेत्र में अक्सर विशिष्ट होती है, क्योंकि वे अवांटगार्डे सिनेमा से प्रभावित थे। साथ ही उन्होंने अपरंपरागत फिल्म और कैमरा फॉर्मेट का भी इस्तेमाल किया था। सोडरबर्ग की कई फिल्में बहुआयामी कथानक पर आधारित होती है, जिनमें कथानक में मोड़, गैररेखीय कहानी, प्रयोगात्मक अनुक्रम, रहस्यमय ध्वनि परिदृश्य और तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण होते हैं। प्रारंभिक जीवन सोडरबर्ग का जन्म 14 जनवरी 1963 को अटलांटा, जॉर्जिया में मैरी एन उर्फ बर्नार्ड और पीटर एंड्रयू सोडरबर्ग के घर हुआ था,
जो एक विश्वविद्यालय प्रशासक और शिक्षक थे। सोडरबर्ग स्वीडिश, आयरिश और इतालवी मूल के हैं। 2. उनके दादा स्टॉकहोम से अमेरिका आकर बस गए थे। 3. एक बच्चे के रूप में वह अपने परिवार के साथ चार्लोट्सविले, वर्जीनिया चले गए, जहां वे किशोरावस्था के दौरान रहे, और फिर बैटन रूज, लुइसियाना चले गए, जहां उनके पिता लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, एलएसयू में शिक्षा के डीन बन गए। 2. सोडरबर्ग ने एक किशोर के रूप में फिल्म निर्माण की खोज की और सुपर 8 और 16 मिमी कैमरों के साथ लघु फिल्मों का निर्देशन किया। 4. उन्होंने स्नातक होने से पहले लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई की और पेशेवर फिल्म निर्माण के लिए हॉलीवुड चले गए। अपनी पहली नौकरी में उन्होंने एक गेम शो स्कोर कीपर और क्यू कार्ड धारक के रूप में काम किया, जिसके तुरंत बाद उन्हें एक स्वतंत्र फिल्म संपादक के रूप में काम मिला। 5. इस दौरान उन्होंने 1985 में रॉक बैंड यस के लिए कॉन्सर्ट वीडियो 901 लाइव का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो लॉन्ग फॉर्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार नामांकन मिला। 6. आजीविका 1989 निर्देशन की शुरुआत। सोडरबर्ग के बैटन रूज लौटने के बाद उन्होंने 8 दिनों की क्रॉस कंट्री ड्राइव के दौरान एक कानूनी पैड पर सेक्स, लाइज और वीडियोटेप की पटकथा लिखी। 7. फिल्म एक परेशान आदमी की कहानी बताती है जो महिलाओं को उनके जीवन और कामुकता पर चर्चा करते हुए वीडियोटेप करता है, और एक विवाहित जोड़े के रिश्ते पर उसका प्रभाव पड़ता है। 8. सोडरबर्ग ने सेक्स, लाइज और वीडियोटेप को 1989 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुत किया, जहां 26 साल की उम्र में वह शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डियोर जीतने वाले सबसे कम उम्र के एकल निर्देशक बन गए। 9. 10. इसके महत्वपूर्ण प्रदर्शन ने इसे दुनिया भर में व्यावसायिक सफलता दिलाई, जिसने $1.2 मिलियन के बजट पर $36.7 मिलियन की कमाई की। 11. सेक्स, लाइज और वीडियोटेप को 1990 के दशक के स्वतंत्र सिनेमा आंदोलन का सबसे प्रभावशाली उत्प्रेरक माना जाता है। 12. 13. फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने सोडरबर्ग को संडांस पीरी का पोस्टर बॉय कहा। 14. फिल्म उद्योग में उनकी अपेक्षाकृत युवावस्था और अचानक प्रसिद्धि ने उन्हें एक सनसनी और एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में संदर्भित किया। 15. 16. 2006 में सेक्स, लाइज और वीडियोटेप को कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था, जिसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यशास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण माना गया था, और अमेरिकी फिल्म संस्थान ने इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक के रूप में नामित किया था। 17. 18. ओशंस श्रृंखला में लौटने से पहले सोडरबर्ग ने के स्ट्रीट 2003 का निर्देशन किया, जो एक 10 भाग की राजनीतिक HBO श्रृंखला थी, जिसका उन्होंने जॉर्ज क्लूनी के साथ सहनिर्माण किया था। 44. श्रृंखला आंशिक रूप से सुधारित थी और प्रत्येक एपिसोड का प्रसारण से पहले 5 दिनों में निर्माण किया गया था, ताकि सामयिक घटनाओं का लाभ उठाया जा सके जिन्हें काल्पनिक कथा में काम किया जा सके। 45. वास्तविक राजनीतिक खिलाड़ी खुद के रूप में दिखाई दिए, या तो कैमियो में या खुद के काल्पनिक संस्करणों को चित्रित करते हुए, विशेष रूप से जेम्स कार्विल और मैरी मैटलिन। 45. मेरे करियर ने एक खास मोड़ पर आकर इतना बाएं मुड़ने का कारण यह था कि मुझे एहसास हुआ कि मैं एक रूपवादी बनने के खतरे में हूं, लेकिन यह मेरा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं था, एक व्यक्ति के रूप में भी नहीं। इसमें फंसना आसान है, क्योंकि यह एक बहुत ही अलग थलग स्थिति है और अन्य तत्वों, लोगों और विचारों को दूर रखना आसान है। सोडरबर्ग 2008 में सेक्स, झूठ और वीडियोटेप से अधिक शैलीगत, डकैती और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की ओर अपने परिवर्तन पर। 46. सोडरबर्ग ने 2004 में ओशंस 11 की अगली कड़ी ओशंस 12 का निर्देशन किया। दूसरी किस्त को मौन आलोचनात्मक समीक्षा मिली, और यह एक और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी, जिसने $110 मिलियन के बजट पर $362.7 मिलियन की कमाई की। 47.
इंडीवायर के मैट सिंगर ने इसे एक महान सीक्वल बनाने के लिए कितना कठिन है, इस बारे में एक महान सीक्वल कहा। 48-49 इसके अलावा 2004 में सोडरबर्ग ने फिल्म क्रिमिनल के लिए अनुकूलित पटकथा का निर्माण और सहलेखन किया, जो अर्जेंटीना की फिल्म नाइन क्वींस का रीमेक थी, अपने लंबे समय के सहायक निर्देशक ग्रेगरी जैकब्स के साथ, जिन्होंने फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। 51 साल बाद सोडरबर्ग ने बबल 2005 का निर्देशन किया, जो गैरपेशेवर अभिनेताओं वाली $1.6 मिलियन की फिल्म थी। यह चुनिंदा सिनेमाघरों और एचडी नेट पर एक साथ और 4 दिन बाद डीवीडी पर रिलीज हुई। उद्योग के प्रमुख कथित तौर पर फिल्म के प्रदर्शन पर नजर रख रहे थे, क्योंकि इसकी असामान्य रिलीज शेड्यूल का भविष्य की फीचर फिल्मों पर प्रभाव पड़ सकता था। 51-52 थिएटर मालिक, जो उस समय दर्शकों की घटती संख्या से परेशान थे, तथाकथित डे एंड रेट फिल्मों का स्वागत नहीं करते थे। 53 नेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर ओनर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन फिथियन ने अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म के रिलीज मॉडल को आज सिनेमा उद्योग की व्यवहार्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा। 54-55 युद्ध के बाद के बर्लिन में सेट एक रोमांटिक ड्रामा द गुड जर्मन, जिसमें कैट ब्लैंचेट और क्लूनी ने अभिनय किया था, 2006 के अंत में रिलीज हुई थी। फिल्म ने $32 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $5.9 मिलियन की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से खराब प्रदर्शन किया। 56 सोडरबर्ग ने इसके बाद ओशियंस 13 का निर्देशन किया, जिसे जून 2007 में रिलीज किया गया, जिसने व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा में वृद्धि की। 57-85 मिलियन के बजट पर $311.3 मिलियन की कमाई करते हुए यह पहली ओशियंस के बाद उनके करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 58 इस फिल्म ने ओशियंस 3 के रूप में जाना जाने वाला काम समाप्त किया, जो डकैती फिल्मों का एक संग्रह है, जिसे डकैती फिल्मों के एक नए युग को परिभाषित करने के रूप में वर्णित किया जाएगा। 59 सोडरबर्ग ने चे का निर्देशन किया, जिसे सिनेमाघरों में 2 भागों में रिलीज किया गया, जिसका शीर्षक द अर्जेंटीनी और गुरिल्ला था, और इसे 22 मई को 2008 के कान फिल्म समारोह की मुख्य प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया गया था। 60 सोडरबर्ग ने 2008 में न्यूयॉर्क में अपनी फीचर फिल्म द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस की शूटिंग की। सोडरबर्ग ने वयस्क फिल्म स्टार साशा ग्रे को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया, जिसका बहुत स्वागत हुआ और विवाद भी हुआ। 61-62 2009 से 2016 मुख्यधारा की सफलता और संक्षिप्त अंतराल। सोडरबर्ग की 2009 की पहली फिल्म द इन्फॉर्मेंट थी, जो एक ब्लैक कॉमेडी थी जिसमें मैट डेमन ने कॉर्पोरेट व्हिसलब्लोअर मार्क व्हिटेकर की भूमिका निभाई थी। व्हिटेकर ने 2 साल तक वायर पहना था। प्लस फॉर्च्यून 500 कंपनी, आर्चर डेनियल मिडलैंड, एडीएम में उच्च स्तरीय कार्यकारी के रूप में एफबीआई के लिए 1-2 साल, इतिहास के सबसे बड़े मूल्य निर्धारण मामलों में से एक में। फिल्म 18 सितंबर 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म की पटकथा स्कॉट जेड बर्न्स ने कर्ट आइचेनवाल्ड की किताब द इन्फॉर्मेंट पर आधारित। फिल्म ने $22 मिलियन के बजट में $41 मिलियन की कमाई की और आमतौर पर आलोचकों से अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। 63-64 इसके अलावा 2009 में सोडरबर्ग ने नाटक के कलाकारों के साथ एक छोटी सी तात्कालिक फिल्म शूट की, द लास्ट टाइम आई सॉ माइकल ग्रेग, चेखव की 3 सिस्टर्स का मंचन करने वाली एक थिएटर कंपनी के बारे में एक कॉमेडी। उन्होंने कहा है कि वह इसे जनता द्वारा नहीं देखा जाना चाहते हैं और केवल कलाकारों के लिए इसका इरादा रखते हैं। माइकल लुइस द्वारा लिखित पुस्तक बताती है कि कैसे ओकलैंड एथलेटिक्स के महाप्रबंधक बिली बीन ने बाधाओं को पार करने और अपनी टीम को 2002 में उल्लेखनीय जीत की एक श्रृंखला तक ले जाने के लिए धन की कमी को पूरा करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया। स्क्रीनप्ले के स्टीवन जिलियन के संस्करण में संशोधन के बारे में सोनी और सोडरबर्ग के बीच मतभेदों के कारण जून 2009 में फिल्मांकन से कुछ दिन पहले सोडरबर्ग को
परियोजना से बर्खास्त कर दिया गया। 2010 में सोडरबर्ग ने जीना कैरानो, इवान मैकग्रेगर, माइकल फैसबेंडर और चैनिंग टैटम अभिनीत एक्शन थ्रिलर हेवायर की शूटिंग की, जो कि 2010 की शुरुआत में शूट की गई थी, लेकिन जनवरी 2012 तक रिलीज नहीं हुई थी। 65 सोडरबर्ग ने अपने फिल्म निर्माण करियर के दौरान विभिन्न अभिनेताओं, संगीतकारों और पटकथा लेखकों के साथ काम किया है। उनके सबसे विपुल सहयोगियों में जॉर्ज क्लूनी, जिन्होंने उनके साथ सेक्शन 8 प्रोडक्शन शुरू किया और उनकी 6 फिल्मों में दिखाई दिए, मैट डेमन, उनके सबसे लगातार सहयोगी, जो उनकी 9 फिल्मों में दिखाई दिए, ब्रैड पिट, जूलिया रॉबर्ट्स, डॉन चीडल और चैनिंग टैटम शामिल है। अन्य अभिनेता जो सोडरबर्ग की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, उनमें लुइस गुजमैन, जूड लॉ, एन डाउड, जो क्रेस्ट, 170, बेनिकियो डेल टोरो, इलियट गोल्ड, कैथरीन जेटा जोन्स, माइकल फैसबेंडर, माइकल डगलस और अल्बर्ट फिन्नी शामिल है। 171 सोडरबर्ग के साथ अपने काम के लिए पुरस्कार जीतने वालों में रॉबर्ट्स ने एरिन ब्रोकोविच में अपनी मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। बेनिसियो डेल टोरो ने ट्रैफिक में अपने काम के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता और बाद में चे में शीर्षक भूमिका में अभिनय किया। कैथरीन जेटा जोन्स को ट्रैफिक में हेलेना की भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला और उन्होंने ओशंस 12 और साइड इफेक्ट्स के लिए उनके साथ फिर से काम किया। 171 सोडरबर्ग ने अपनी कई फिल्मों के निर्माण के लिए अक्सर जेरी वेनट्रॉप पर भरोसा किया है। 172 संगीतकार क्लिफ मार्टिनेज ने सेक्स, लाइज और वीडियोटेप 1989 से शुरू होकर किमी 2022 तक 11 सोडरबर्ग फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उत्तरी आयरिश संगीतकार डेविड होम्स 1998 में आउट ऑफ साइट के लिए संगीत तैयार करने में उनके साथ शामिल हुए और उनकी ओशियंस 3 के लिए संगीत तैयार करने में फिर से उनके साथ शामिल हुए। 173 सोडरबर्ग ने अपनी 2006 की फिल्म द गुड जर्मन के लिए होम्स के स्कोर को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद की फिल्मों के लिए उन्हें वापस लिया। हाल ही में लोगान लकी 2017। 173 174 2000 से शुरू। 175 अक्सर फिल्मों का संपादन स्वयं करते हुए वह संपादक स्टीफन मिरियोन के साथ भी काम करते हैं और अक्सर पटकथा लेखक स्कॉट जेड बर्न्स, लेम डॉब्स, डेविड कोएप और एड सोलोमन के साथ सहयोग करते हैं। 176 फिल्म उद्योग पर विचार। सोडरबर्ग हॉलीवुड के कॉर्पोरेटवाद के सामने कलात्मक योग्यता के संरक्षण के मुखर समर्थक है। उनका मानना है कि सिनेमा स्टूडियो द्वारा हमले का शिकार है और जहां तक मैं बता सकता हूं, दर्शकों का पूरा समर्थन प्राप्त है। 154 उनका दावा है कि अब वे अपनी फिल्मों की समीक्षाएं नहीं पढ़ते। निर्देशक ने कहा, ट्रैफिक के बाद मैंने पूरी तरह से पढ़ना बंद कर दिया। 177 एलए और न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार जीतने के बाद मुझे सचमुच लगा कि यह और भी बदतर हो सकता है। 177 सोडरबर्ग को आधिकारिक क्रेडिट पसंद नहीं है और वे किसी भी फिल्म की शुरुआत में अपना नाम सबसे आगे और बीच में नहीं रखना पसंद करते। सोडरबर्ग कहते हैं, यह तथ्य कि मैं एक पहचान योग्य ब्रांड नहीं हूं, मुझे बहुत राहत देता है, क्योंकि लोग ब्रांड से ऊब जाते हैं और ब्रांड बदल लेते हैं। मुझे कभी भी किसी चीज में सबसे आगे रहने की इच्छा नहीं रही, इसलिए मैं आधिकारिक क्रेडिट नहीं लेता। 177 वे अक्सर अपनी फीचर फिल्मों में छायांकन का श्रेय अपने पिता के उपनाम पीटर एंड्रयूज के नाम से और संपादन का श्रेय अपनी मां के उपनाम मैरी एन बर्नार्ड के नाम से लेते हैं। 2009 में सोडरबर्ग अमेरिकी हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के सामने पेश हुए और फ्रांसीसी पहल का हवाला देते हुए सांसदों से अमेरिकी फिल्म उद्योग को कॉपीराइट पायरेसी का पीछा करने के लिए नियुक्त करने के लिए कहा। यह दर्शाता है कि वह एंटी पायरेसी कानूनों और इंटरनेट विनियमन का समर्थन करते हैं। 178 व्यक्तिगत जीवन। सोडरबर्ग अपनी पत्नी जूल्स असन के साथ 2009 के वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सोडरबर्ग ने
1989 में अभिनेत्री बेट्सी ब्रेंटली से शादी की। 1994 में तलाक से पहले इस जोड़े की एक बेटी थी। 2003 से उनकी शादी जूल्स असन से हुई है, जिन्हें वह अक्सर अपने महिला पात्रों को प्रभावित करने का श्रेय देते हैं। 179 उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म 2010 में ऑस्ट्रेलिया में एक महिला से हुआ था, जहां वह असन से अलग होने के दौरान काम कर रहे थे। 180 सोडरबर्ग न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। 181 उनकी 2023 की वेब सीरीज कमांड जेड को उनके अपने घर के अंदर फिल्माया गया था। 182 2009 में सोडरबर्ग ने फिल्म निर्देशक रोमन पोलांस्की के समर्थन में एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1977 के यौन शोषण मामले के संबंध में स्विट्जरलैंड में पोलांस्की की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग की गई थी। 183 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख स्टीवन सोडरबर्ग। फिल्मोग्राफी। निर्देशित सुविधाएं। वर्ष पतली परत वितरक 1989 सेक्स, झूठ और वीडियोटेप मीरामैक्स फिल्म्स। 1991 काफका। 1993 पर्वत का राजा ग्रैमर्सी पिक्चर्स। 1995 नीचे। 1996 स्किजोपोलिस उत्तरी कला। ग्रे की शारीरिक रचना IFC फिल्म्स। नो सरेन मूव पूर्व में किल स्विच 1950 के दशक की एक पीरियड क्राइम फिल्म है, जिसे सितंबर 113 से नवंबर 2020 तक डेट्रॉयट में शूट किया गया है। 114 मोजेक लेखक एड सोलोमन से। इसमें डॉन चीडल, बेनिकियो डेल टोरो, डेविड हार्बर, एमी सेमेट्स। 115 जॉन हैम, रे लियोटा, कीरन कल्किन, ब्रेंडन फ्रेजर, नूह जूप, बिल ड्यूक, फ्रेंकी शॉ और जूलिया फॉक्स शामिल है। इसका वर्ल्ड प्रीमियर 18 जून 2021 को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 116 इसे 1 जुलाई 2021 को HBO मैक्स पर रिलीज किया गया था। 117 किमी 2022 में HBO मैक्स पर रिलीज हुई। अप्रैल और मई 2021 में सिएटल और लॉस एंजिल्स में शूट की गई थी। 118 इसमें जो क्राविट्स एक एगोराफोबिक टेक वर्कर के रूप में है, जो एक हिंसक अपराध के सबूतों की खोज करती है, और सोडरबर्ग को ट्रैफिक अभिनेताओं एरिका क्रिस्टेंसन और जैकब वर्गास के साथ फिर से मिलाती है। 119 120 मैजिक माइक का लास्ट डांस 2022 की शुरुआत में लंदन में फिल्माया गया था। फिल्म का प्रीमियर मूल रूप से HBO मैक्स पर होना तय था। 121 लेकिन इसे 10 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 122 फुल सर्कल एक 6 भाग वाली लघु श्रृंखला है, जिसमें जाजी बीच, क्लेयर डेंस, झारेल जेरोम और टिमोथी ओलेयो ने अभिनय किया है। इसे एड सोलोमन ने लिखा था, जिन्होंने मोजेक भी लिखा था, और यह एक असफल अपहरण की जांच का अनुसरण करती है, जो वर्तमान न्यूयॉर्क शहर में कई पात्रों और संस्कृतियों को जोड़ने वाले लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करती है। 123 इसका प्रीमियर 13 जुलाई 2023 को मैक्स पर हुआ। 124 जुलाई 2023 में ही सोडरबर्ग ने अपनी विज्ञान कथा वेब श्रृंखला कमांड जेड की शुरुआत की, जो कर्ट एंडरसन की 2020 की पुस्तक एविल जीनियस द अनमेकिंग ऑफ अमेरिका से प्रेरित है। 125 उनकी फिल्म प्रेजेंस, लुसी लियू और जूलिया फॉक्स अभिनीत एक प्रेतवाधित घर थ्रिलर का प्रीमियर 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 126 सोडरबर्ग ने 2025 की जासूसी थ्रिलर ब्लैक बैग को फिल्माया, जिसे किमी और प्रेजेंस के पटकथा लेखक डेविड कोएप ने लिखा था और जिसमें केट ब्लैंचेट और माइकल फैसबेंडर ने अभिनय किया था। 127 मई से जून 2024 तक लंदन में। 128 उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे नाटक द फियर्स का भी निर्माण किया, जो उनका पहला स्टेज क्रेडिट था। 129 उन्होंने द क्रिस्टोफर्स की शूटिंग की, जो फुल सर्कल के लेखक सोलोमन की एक डार्क कॉमेडी थी, 2025 की शुरुआत में लंदन में। इसमें इयान मैककेलेन, माइकेला कोएल और जेम्स कॉर्डन। 130 ने अभिनय किया और इसका प्रीमियर सितंबर 2025 में
टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 131 अप्रैल 2025 में यह घोषणा की गई कि वह जॉन लेनन और योको ओनो द्वारा दिए गए अंतिम साक्षात्कार के बारे में एक वृत्तचित्र पर काम कर रहे थे। 132 फिल्म निर्माण शैली सोडरबर्ग की दृश्य शैली अक्सर समृद्ध शहरी सेटिंग्स, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था और तेज गति वाले कामकाजी वातावरण पर जोर देती है। 133 फिल्म समीक्षक ड्रू मॉर्टन ने फिल्मों के प्रति उनके शैलीगत दृष्टिकोण को फिल्म निर्माण में फ्रांसीसी न्यू वेव आंदोलन के समान बताया है। 135 सोडरबर्ग की प्रयोगात्मक शैली और मुख्यधारा के फिल्म मानकों को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति उनके इस विश्वास से उपजी है कि फिल्म निर्माता हमेशा, संक्षेप में, अनंत की शुरुआत में होते हैं। हमेशा एक और पुनरावृत्ति होती है। हमेशा होगी। 136 तकनीकी स्तर पर सोडरबर्ग निरंतर क्लोजअप, ट्रैकिंग शॉट, जंप कट, प्रयोगात्मक अनुक्रमण को प्राथमिकता देते हैं और अक्सर ऑडियो और वैकल्पिक दृश्यों के पक्ष में एस्टेब्लिशिंग शॉट को छोड़ देते हैं। 9 उनकी कई फिल्में तीसरे व्यक्ति के सुविधाजनक बिंदुओं और कई तरह के ओवर शोल्डर शॉट्स के इस्तेमाल के जरिए सस्पेंस के माहौल के लिए जानी जाती है। अपनी फिल्म कॉन्टेगियन 2011 में उन्होंने एक बहुकथात्मक हाइपरलिंक सिनेमा शैली का इस्तेमाल किया, जिसे पहली बार ओशंस ट्रिलॉजी में स्थापित किया गया था। 137 उन्हें विभिन्न प्रकार के रंगीन वॉश के साथ सौंदर्य संक्रमण को ट्रैक करने के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से पीला रंग खुले, सामाजिक रूप से स्वीकार्य स्थितियों का प्रतीक है, जबकि नीला वॉश आमतौर पर अवैध या सामाजिक रूप से गैरकानूनी प्रयासों का प्रतीक है। 138 सोडरबर्ग हॉलीवुड और स्टूडियो फिल्म निर्माण के मानकों के साथ एक जुझारू रिश्ते के लिए जाने जाते हैं। 2 फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने इस शैलीगत विरोध में टिप्पणी की है। कभी-कभी, शायद विनम्रता के एक अभ्यास के रूप में, स्टीवन सोडरबर्ग वास्तव में एक अकथनीय फिल्म बनाते हैं। एक फिल्म इतनी शौकिया है कि केवल कुछ अभिनेताओं की व्यावसायिकता ही इसे देखने योग्य बनाती है। यह उस तरह की फिल्म है जहां आपको निर्देशक से यह बताने की जरूरत होती है कि वह क्या करना चाहता था और क्या गलत हुआ, और अभिनेताओं ने कैसे गड़बड़ की और कैसे रीटेक के लिए पैसे नहीं थे, आदि। 140 ओशियंस 12 2004 में उन्होंने अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स को टेस की भूमिका निभाने के लिए कहा, एक ऐसा किरदार जिसे बाद में रॉबर्ट्स के एक काल्पनिक संस्करण को निभाने के लिए मजबूर किया गया। 141 द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस 2009 के निर्माण चरणों के दौरान उन्होंने वयस्क फिल्म स्टार साशा ग्रे को मुख्य भूमिका में लिया। 141 हेवायर 2011 में सोडरबर्ग ने पेशेवर मिश्रित मार्शल आर्ट MMA फाइटर जीना कैरानो को कास्ट किया और अंततः उनके फिल्मी करियर की शुरुआत की। 142 सोडरबर्ग की लोगन लकी 2017 ने ओशियंस 7 से 11 का जिक्र करते हुए उनकी त्रयी का संदर्भ दिया। सोडरबर्ग की फिल्में सस्पेंस और परिवेशीय ध्वनि परिदृश्यों पर केंद्रित होती है। 143 सस्पेंसपूर्ण ध्वनि परिदृश्यों को प्राप्त करने का एक प्राथमिक तरीका कट दृश्यों से पहले ऑडियो को प्रस्तुत करना है, जिससे दर्शकों को स्वर में अचानक बदलाव के बारे में सचेत किया जा सके। 143 संगीतकार क्लिफ मार्टिनेज, डेविड होम्स और हाल ही में थॉमस न्यूमैन के साथ उनके लगातार सहयोग उनकी फिल्मों को विषयगत और ध्वनि परिदृश्य प्रदान करते हैं, जिसमें वह अपने पात्रों को सम्मिलित करते हैं। 45 सोडरबर्ग की शुरुआती फिल्में उनकी युवावस्था और संसाधनों की कमी के कारण मुख्य रूप से सुपर 8 और 16 मिमी फिल्म प्रारूपों पर फिल्माई गई थीं। 145 उनकी कई फीचर फिल्मों को विभिन्न प्रकार के कैमरा उपकरणों का उपयोग करके शूट किया गया है। उन्होंने द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस 2009 को रेड 1 कैमरे पर फिल्माया, जिसकी खुदरा कीमत $17,500 है। 146 $1.3 मिलियन में निर्मित फिल्म के लिए अपेक्षाकृत सस्ता कैमरा।
147 सोडरबर्ग ने आईफोन 7 प्लस पर अपने 4 के डिजिटल कैमरे के साथ अनसेन 2018 की संपूर्णता को फिल्माया, जिसमें फिल्मिक प्रो ऐप का उपयोग किया गया। 148 उन्होंने फोन को पकड़ने के लिए DJI स्टेबलाइजर का उपयोग करके 3 घूमते हुए आईफोन के साथ फिल्माया। 150 इसके बाद उन्होंने 2019 के हाई फ्लाइंग बर्ड को आईफोन 8 पर पूरी तरह से फिल्माया। 151 निर्देशन के अलावा वह अक्सर अपनी फिल्मों के लिए पटकथा लेखक भी होते हैं। द एवी क्लब के स्कॉट टोबियास ने उनकी प्रयोगात्मक फिल्म निर्माण पद्धति को एक कठोर अवधारणा के रूप में एक गणितज्ञ की तरह जो बीजान्टिन समीकरण हल कर रहा हो बताया है। 2000 में अपनी फिल्म ट्रैफिक से शुरुआत करते हुए फिल्मों का निर्देशन करते हुए सोडरबर्ग ने इस तथ्य को छिपाने के लिए कई छद्म नामों का इस्तेमाल किया है कि वह संपादन, लेखन और संयोजन का काम करते हैं। 152 अभिनेताओं के साथ काम करते समय सोडरबर्ग एक गैरहस्तक्षेपकारी निर्देशन शैली को अपनाना पसंद करते हैं। मैं कोशिश करता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि वे ठीक रहें, और जब वे अपने काम में लग जाते हैं तो मैं उन्हें अकेला छोड़ देता हूं। मैं उनके रास्ते में नहीं आता। 153 इस तरीके ने कई हाई प्रोफाइल फिल्म सितारों को बार बार अभिनय करने के लिए आकर्षित किया है, जिससे उनके और सोडरबर्ग के बीच एक बार बार सहयोग स्थापित हुआ है। 153 विषय वस्तु सोडरबर्ग की फिल्में अक्सर बदलती व्यक्तिगत पहचान, कामुकता और मानवीय स्थिति के विषयों पर केंद्रित होती है। 154 द न्यू यॉर्कर के रिचर्ड ब्रॉडी ने कहा कि सोडरबर्ग विचारों को वास्तविक रूप देने के बजाय फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 154 इस वास्तविक एहसास के अनुरूप वे राजनीतिक और कॉरपोरेट संस्थानों जैसे धन और पूंजीवाद का गंभीर मूल्यांकन करने के लिए विषय प्रस्तुत करते हैं। 155 फिल्म समीक्षक एओ स्कॉट ने कहा है कि सोडरबर्ग को पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के नैतिक जीवन जीने पर पड़ने वाले प्रभाव और भौतिकवाद से जुड़ी कमियों की खोज में गंभीर रुचि है। 156 धन उनकी कई फिल्मों का केंद्र है, क्योंकि सोडरबर्ग का मानना है कि यह किसी अन्य की तुलना में बेजोड़ जुनून के रूप में कार्य करता है। 156 आउट ऑफ साइट 1998 से शुरू होकर सोडरबर्ग की डकैती वाली फिल्में प्रतिशोध, मिशन पर निकले किरदारों और अपराध की नैतिकता जैसे विषयों को उजागर करती है। 157 कहा जाता है कि इस तरह की फिल्मों में उनकी एक खास पहचान है। निर्देशक ने 2017 में कहा था, मुझे हमेशा से ही शरारती फिल्मों का शौक रहा है और निश्चित रूप से फिल्म बनाने के लिए कुछ समानताएं भी होती है। आपको सही क्रू को एक साथ रखना होता है, और अगर आप हार जाते हैं तो आपको फिल्मी जेल जाना पड़ता है। 158 को प्रभावित जब उनसे उन शीर्ष 11 फिल्मों के बारे में पूछा गया जिन्हें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना, तो सोडरबर्ग ने निम्नलिखित को सूचीबद्ध किया, क्रमशः द 5000 फिंगर्स ऑफ डॉ टी 1953, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन 1976, एनी हॉल 1977, सिटीजन केन 1941, द कन्वर्सेशन 1974, द गॉडफादर 1972, द गॉडफादर पार्ट 2 1974, जॉर्ज 1975, द लास्ट पिक्चर शो 1971, सनसेट बुलेवार्ड 1950 और द थर्ड मैन 1949। 159 उनके निर्देशन की पहली फिल्म, सेक्स, लाइज एंड वीडियोटेप 1989, माइक निकोल्स की 1971 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा कार्नेल नॉलेज से प्रभावित थी। 160 उन्होंने कहा है कि पीटर येट्स की 1972 की अपराध कॉमेडी। 161 सोडरबर्ग ने कोस्टागेवर्स की फिल्म जेड को अपनी फिल्म ट्रैफिक के लिए प्रेरणा के रूप में सूचीबद्ध किया और यहां तक कहा कि वह इसे कोस्टागेवर्स की जेड की तरह बनाना चाहते थे। 162 163 164 165 सोडरबर्ग ने स्विस फ्रांसीसी निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड को भी प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत के रूप में उद्धृत किया।
इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं, मैं वापस जाता हूं और उनकी जितनी फिल्में देख सकता हूं, देखता हूं, यह याद दिलाने के लिए कि क्या संभव है। 166 उद्यमशीलता। 2018 में सोडरबर्ग ने सिंगानी 63 इंच नाम से एक बोलिवियाई अंगूर स्पिरिट ब्रांड लॉन्च किया। 2014 में उन्होंने तारिजा कासा रियल स्थित एक डिस्टिलरी के साथ साझेदारी की और बोलिविया के पहाड़ों से स्पिरिट के एकमात्र निर्यातक बन गए। 168 सिंगानी बोलिविया की एक पारंपरिक स्पिरिट है और सोडरबर्ग सिंगानी को ब्रांडी कहना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका कहना है मिलेनियल्स ब्रांडी से नफरत करते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही छोटा आईफोन यूट्यूब वीडियो ब्रांडी बनाम सिंगानी 63 इंच बनाया, जिसमें लोगों से ब्रांडी और सिंगानी 63 के बारे में अपने विचार देने के लिए कहा गया है। 169 सोडरबर्ग के निर्देशन की शुरुआत के बाद कम बजट की बॉक्स ऑफिस पर निराशाओं की एक श्रृंखला आई। 1991 में उन्होंने काफ्का का निर्देशन किया, जो लेम डॉब्स द्वारा लिखित और जेरेमी आयरन्स द्वारा अभिनीत फ्रांज काफ्का की जीवनी पर आधारित फिल्म थी। फिल्म ने अपने बजट का 10वां हिस्सा वापस कर दिया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। 21 रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया है, सोडरबर्ग ने यहां फिर से प्रदर्शित किया है कि वह एक प्रतिभाशाली निर्देशक है, हालांकि उनकी परियोजना का चुनाव नासमझी भरा है। 2 साल बाद उन्होंने ड्रामा किंग ऑफ द हिल 1993 का निर्देशन किया, जिसने फिर से व्यावसायिक रूप से कम प्रदर्शन किया। 23 लेखक ए हॉचनर के संस्मरण पर आधारित यह फिल्म ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सेट की गई है और एक युवा लड़के जेसी ब्रैडफोर्ड द्वारा अभिनीत का अनुसरण करती है, जो अपनी मां के बीमार पड़ने और पिता के व्यापारिक यात्रा पर जाने के बाद सेंट लुइस के एक होटल में अपने दम पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। 24 इसके अलावा 1995 में उन्होंने रॉबर्ट सियोर्मक की 1949 की फिल्म नोयर क्रिस क्रॉस का रीमेक निर्देशित किया, जिसका शीर्षक द अंडरनीथ था, जिसने $6.5 मिलियन के बजट पर $536,020 की कमाई की और आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से इसकी आलोचना की गई। 25 सोडरबर्ग ने तब से फिल्म को डेड ऑन अराइवल कहा है और इसे बनाने को अपने सबसे निचले स्तर के रूप में वर्णित किया है। 26 सोडरबर्ग, जो पहले राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट के सदस्य थे, ने 1995 में इसे छोड़ दिया और वित्तीय कोर का दर्जा बनाए रखा। 27 सोडरबर्ग ने 1996 में स्किज़ोपोलिस का निर्देशन किया। यह एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया, लिखा, संगीतबद्ध किया और फिल्मांकन के साथ साथ निर्देशन भी किया। फिल्म को कान फिल्म समारोह में इतनी ठंडी प्रतिक्रिया के साथ प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप से रिलीज करने से पहले पूरे परिचय और निष्कर्ष पर फिर से काम किया। 28 फिल्म के परिचय में उन्होंने कहा, यदि आपको कुछ दृश्य या घटनाएं भ्रमित करने वाली लगती है, तो कृपया ध्यान रखें कि यह आपकी गलती है, हमारी नहीं। आपको तब तक बार बार फिल्म देखनी होगी जब तक आप सब कुछ समझ नहीं लेते। 29 उन्होंने स्किज़ोपोलिस में फ्लेचर मुनसन की भूमिका निभाई, जो एक साइंटोलॉजी एस्क जीवन शैली पंथ के प्रवक्ता थे, और फिर डॉ जेफरी कोर्चेक की भूमिका निभाई। 29 इसे एक आलोचक ने सोडरबर्ग के लिए निर्देशकीय तालू की सफाई के रूप में देखा था। 30 स्किज़ोपोलिस की शुरुआत के बाद के महीनों के दौरान उन्होंने स्पेल्डिंग ग्रे मोनोलॉग फिल्म ग्रेज एनाटॉमी का एक छोटा संपादित संस्करण जारी किया। बाद में सोडरबर्ग ने स्किज़ोपोलिस को अपने कलात्मक वेकअप कॉल के रूप में संदर्भित किया। 29 सोडरबर्ग ने डेनिश फिल्म निर्माता ओले बोर्नरल के साथ 1997 की हॉरर थ्रिलर नाइटवॉच की पटकथा लिखी। नाइटवॉच बोर्नरल की इसी नाम की अपनी फिल्म का अंग्रेजी भाषा का रीमेक है, जिसे 3 साल पहले डेनमार्क में बनाया गया था। 31 1998 से 2008 पुनरुत्थान और ओशंस 3 सोडरबर्ग का पुनः उदय 1998 में आउट ऑफ साइट के साथ शुरू हुआ,
जो स्कॉट फ्रैंक द्वारा लिखित और जॉर्ज क्लूनी और जेनिफर लोपेज द्वारा अभिनीत एल्मोर लियोनार्ड उपन्यास का एक शैलीगत रूपांतरण था। 32 फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई, हालांकि यह केवल एक मध्यम बॉक्स ऑफिस सफलता थी। 33 फिल्म की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया ने क्लूनी और सोडरबर्ग के बीच एक बहुफिल्म कलात्मक साझेदारी की शुरुआत की। सोडरबर्ग ने आउट ऑफ साइट की सफलता के बाद एक और अपराध कापर, द लाइमी, 1999 बनाई, जिसकी पटकथा लेम डॉब्स ने लिखी थी और जिसमें अभिनेता टेरेंस स्टैम्प और पीटर फोंडा ने अभिनय किया था। फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इसने उन्हें थ्रिलर और डकैती फिल्मों के सिनेमाई क्षेत्र में स्थापित कर दिया। 34 उन्होंने काफ्का के बाद से अपनी पहली जीवनी पर आधारित फिल्म 2000 में बनाई, जब उन्होंने सुजाना ग्रांट द्वारा लिखित और ऑस्कर विजेता जूलिया रॉबर्ट्स की भूमिका वाली एरिन ब्रोकोविच का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने एक नागरिक कार्रवाई में उद्योग से जूझती एक अकेली मां की भूमिका निभाई। 35 2000 के अंत में सोडरबर्ग ने ट्रैफिक रिलीज की, जो स्टीफन गगन द्वारा लिखित और कलाकारों की टुकड़ी वाली एक सामाजिक ड्रामा थी। 36 टाइम ने उनकी तुलना एरिन ब्रोकोविच और ट्रैफिक के साथ होम रन मारने वाले बेसबॉल खिलाड़ी से की। 36 दोनों फिल्मों को 2001 के अकादमी पुरस्कारों में नामांकित किया जाएगा, जिससे वे 1938 में माइकल कर्टिज के बाद से एक ही वर्ष में दो अलग अलग फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित होने वाले पहले निर्देशक बन। सोडरबर्ग ने निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन चित्रित को स्वतंत्र फिल्म निर्माण से स्टूडियो फिल्म निर्माण में परिवर्तन में सहायता की। 2001 की शुरुआत में उन्हें ओशंस 11 का निर्देशन करने के लिए संपर्क किया गया, जो टेड ग्रिफिन द्वारा लिखित 1960 के दशक की रैट पैक मूवी ओशंस 11 का रीबूट था। ग्रिफिन द्वारा पटकथा लिखे जाने के बाद सोडरबर्ग ने निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा और व्यापक व्यावसायिक सफलता मिली। 39 यह जल्द ही सोडरबर्ग की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने घरेलू स्तर पर $183 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में $450 मिलियन से अधिक की कमाई की। 41 रोलिंग स्टोन ने फिल्म को डकैती फिल्मों के एक नए युग की शुरुआत का श्रेय दिया। 39 उसी वर्ष सोडरबर्ग ने फुल फ्रंटल बनाई, जिसे ज्यादातर डिजिटल वीडियो पर एक सुधारात्मक शैली में शूट किया गया था। 42 एक साल बाद वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के अधिकारियों ने उन्हें मनोवैज्ञानिक थ्रिलर इंसोम्निया 2002 निर्देशित करने के लिए कहा, जिसमें अकादमी पुरस्कार विजेता अल पचिनो, रॉबिन विलियम्स और हिलेरी स्वेंक ने अभिनय किया था। उनके आग्रह के बावजूद सोडरबर्ग ने मना कर दिया और इसे उभरते निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित देखना पसंद किया। 43 2010 में सोडरबर्ग ने महाकाव्य वायरस थ्रिलर कॉन्टेगियन की शूटिंग की, जो बर्न्स द्वारा लिखित एक और फिल्म थी। 66 डेमन, केट विंसलेट, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, लॉरेंस फिशबर्न, मैरियन कोटिलार्ड और जूड लॉ जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म दुनिया भर में एक घातक महामारी के प्रकोप और डॉक्टरों व वैज्ञानिकों द्वारा इसके कारण का पता लगाने और इसका इलाज विकसित करने के प्रयासों पर आधारित है। सोडरबर्ग ने 3 सितंबर 2011 को इटली के वेनिस में 68वें वेनिस फिल्म समारोह में इसका प्रीमियर किया और 6 दिन बाद इसे आम जनता के लिए रिलीज किया, जिसे व्यावसायिक सफलता और व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 60 मिलियन डॉलर के बजट पर $135.5 मिलियन की कमाई करने वाली द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने अपनी फिल्म को समकालीन महामारियों के झुंड के बारे में एक स्मार्ट, डरावना थ्रिलर कहा। एक जानलेवा वायरस, भयावह डर, एक बेईमान ब्लॉगर, यह अपने शांत केंद्र में बीमारी की तरह ही निर्दयतापूर्वक प्रभावी है। 68 अगस्त 2011 में सोडरबर्ग ने द हंगर गेम्स में सेकंड यूनिट के निर्देशक के रूप में काम किया और डिस्ट्रिक्ट 11 के दंगों के अधिकांश दृश्य को फिल्माया। 69 सितंबर और अक्टूबर 2011 में उन्होंने मैजिक माइक की शूटिंग की, जो टैटम अभिनीत एक फिल्म थी जो अभिनेता के युवावस्था में एक पुरुष स्ट्रिपर के रूप में काम करने के अनुभवों के बारे में थी।
टैटम ने शीर्षक संरक्षक का किरदार निभाया, जबकि एलेक्स पेटीफर ने टैटम पर आधारित एक किरदार निभाया। यह फिल्म 29 जून 2012 को मजबूत व्यावसायिक प्रदर्शन और अनुकूल आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज हुई। 2012 के दौरान सोडरबर्ग ने फीचर फिल्म निर्माण से संन्यास लेने के अपने इरादे की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप कहते हैं, अगर मुझे एक और स्काउट करने के लिए वैन में जाना पड़ा तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। बेहतर, सोडरबर्ग ने बाद में कहा कि वह फिल्म निर्माण से संन्यास ले लेंगे और चित्रकला की खोज शुरू करेंगे। 73 कुछ हफ्ते बाद सोडरबर्ग ने अपनी पिछली टिप्पणियों को कमतर आंकते हुए कहा कि फिल्म निर्माण का विश्राम अधिक सटीक था। 74 अपनी तत्कालीन अंतिम फीचर फिल्म के लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर साइड इफेक्ट्स का निर्देशन किया, जिसमें लॉ, रूनी मारा, टैटम और कैथरीन जेटा-जोन्स ने अभिनय किया। इसे अप्रैल 2012 में शूट किया गया था और 8 फरवरी 2013 को रिलीज किया गया था। 75 63वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने कहा कि सोडरबर्ग ने इसे शानदार ढंग से संभाला। एक बार फिर यह नोटिस दिया कि वह एक क्रैकरजैक शैली तकनीशियन है। 76 अंत में 77 उस समय के आसपास उन्होंने सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक बहुप्रचारित भाषण दिया, जिसमें वर्तमान कॉरपोरेट हॉलीवुड वातावरण में फिल्म निर्माताओं के सामने आने वाली बाधाओं का विवरण दिया गया था। 78 सोडरबर्ग ने 2012 की शुरुआत में द मैन फ्रॉम यूएनसीएली के फीचर संस्करण पर निर्माण शुरू करने की योजना बनाई थी, जिसे बर्न्स ने ही लिखा था। जॉर्ज क्लूनी को नेपोलियन सोलो की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन सीरियाना की फिल्मांकन के दौरान बार बार होने वाली पीठ की चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। 79 नवंबर 2011 में सोडरबर्ग ने बजट और कास्टिंग संघर्षों के कारण परियोजना से हाथ खींच लिए। 80 और अंततः उनकी जगह गाय रिची को लिया गया। सेवानिवृत्ति में जाने से पहले उनका अंतिम टेलीविजन प्रोजेक्ट बिहाइंड द कैंडेलब्रा था। 2012 की गर्मियों में फिल्माई गई। इसमें माइकल डगलस ने शानदार पियानोवादक लिब्रेस और डेमन ने उनके प्रेमी स्कॉट थॉर्सन की भूमिका निभाई। यह फिल्म रिचर्ड लाग्रवेनी द्वारा लिखी गई है, जो थॉर्सन की पुस्तक बिहाइंड द कैंडेलब्रा। 81 इसे 2013 के कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। 82 मई 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति के कुछ ही महीनों बाद सोडरबर्ग ने घोषणा की कि वह सिनेमैक्स के लिए द निक नामक 10 भाग वाली लघु श्रृंखला का निर्देशन करेंगे। यह श्रृंखला 20वीं सदी के शुरुआती दौर में मैनहट्टन के निकरबॉकर अस्पताल के एक काल्पनिक संस्करण के डॉक्टरों पर आधारित थी। इस श्रृंखला में क्लाइव ओवेन, आंद्रे हॉलैंड, जेरेमी बॉब, जूलियट रेलांस, ईव हेवसन और माइकल एंगारानो ने अभिनय किया था और इसे 2013 में फिल्माया गया था। 83 इसका प्रसारण अगस्त 2014 में शुरू हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 84 दूसरे सीजन को पूरा करने के बाद सोडरबर्ग ने खुलासा किया कि उन्होंने शो के लिए निर्देशन समाप्त कर दिया है और कहा, मैंने उन्हें सिनेमैक्स बताया कि मैं पहले 2 साल करूंगा और फिर हम सीजन 3 और 4 के लिए कहानी को तोड़ देंगे। 85 द निक के साथ अपने काम के बाद सोडरबर्ग ने कई निजी परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत जनवरी 2014 में क्लो ग्रेस मोरेट्ज द्वारा अभिनीत द लाइब्रेरी नामक एक ऑफ ब्रॉडवे नाटक के निर्देशन से हुई। 86 24 फरवरी 2014 को सोडरबर्ग ने अल्फ्रेड हिचकॉक के साइको 1960 और गस वान सेंट के 1998 के शॉट बाय शॉट रीमेक का मैशअप अपनी वेबसाइट पर जारी किया, जिसका शीर्षक साइकोस था। 87 88 21 अप्रैल 2014 को सोडरबर्ग ने माइकल सिमिनो के विवादास्पद 1980 के वेस्टर्न हेवंस गेट का एक वैकल्पिक कट अपनी वेबसाइट पर जारी किया। उनके छद्म नाम मैरी एन बर्नार्ड को श्रेय दिया गया और द बुचर्स कट करार दिया गया। 89 90 91 22 सितंबर 2014 को
उन्होंने रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क का एक श्वेतश्याम मूक संस्करण अपलोड किया, जिसमें ट्रेंट रेजन और एटिकस रॉस का द सोशल नेटवर्क का स्कोर था। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माण में मंचन के पहलुओं का अध्ययन करना है। 92 जून 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सोडरबर्ग स्टारज नेटवर्क के लिए अपनी पिछली फिल्म द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस पर आधारित एक श्रृंखला का कार्यकारी निर्माता होगा, जिसका प्रीमियर 2016 में होगा। 93 सितंबर 2015 में सोडरबर्ग को HBO के लिए एक श्रृंखला मोजेक का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी। शेरोन स्टोन अभिनीत यह एक दोहरे मीडिया प्रोजेक्ट था। इसे नवंबर 2017 में एक इंटरैक्टिव मूवी ऐप के रूप में और जनवरी 2018 में प्रसारित होने वाले 6 भाग वाले मिनी सीरीज के रूप में जारी किया गया था। 2016 वर्तमान फिल्म निर्माण में वापसी। फरवरी 2016 में सोडरबर्ग आधिकारिक तौर पर नस्कर डकैती फिल्म लोगान लकी का निर्देशन करने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति से बाहर आए, जिसमें चैनिंग टैटम, एडम ड्राइवर और डैनियल क्रेग ने अभिनय किया। फिल्म का निर्माण पूरी तरह से सोडरबर्ग ने किया था, जिसमें नाट्य वितरण के अलावा किसी भी स्टूडियो की भागीदारी नहीं थी। 96 यह फिल्म 18 अगस्त 2017 को ब्लीकर स्ट्रीट और फिंगरप्रिंट रिलीजिंग, उनकी अपनी वितरण और निर्माण कंपनी द्वारा रिलीज की गई थी। 97 लोगान लकी को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। मैट जोलर सेज ने रोजररिबर्ट.com के लिए लिखते हुए कहा, जब आप शुरुआती क्रेडिट में स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित देखते हैं, तो संभावनाएं लोगान लकी के पक्ष में लगती है। जुलाई 2017 में यह पता चला कि सोडरबर्ग ने भी गुप्त रूप से आईफोन का उपयोग करके अनसेन नामक एक हॉरर फिल्म की शूटिंग की थी और क्लेयर फॉय और जूनो टेम्पल ने अभिनय किया था। 101 यह फिल्म 23 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। 102 और इसे आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। GQ के स्कॉट मेस्लो ने पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं की आधुनिक दुर्दशा के लिए इसकी प्रासंगिकता पर ध्यान दिया और इसे एक आधुनिक दिन काफ्का कहानी कहा। 103 फिल्म को फिल्माने के लिए 4K में आईफोन के उनके उपयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फीचर फिल्म के निर्माण से जुड़ी कथित लागतों को तोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणादायक माना गया था। 104 2018 में सोडरबर्ग ने हाई फ्लाइंग बर्ड का निर्देशन किया, जिसमें आंद्रे हॉलैंड ने अभिनय किया, जिन्होंने NBA लॉकआउट के दौरान एक पेचीदा और विवादास्पद व्यावसायिक अवसर के साथ अपने धोखेबाज ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक खेल एजेंट की भूमिका निभाई। 105 फिल्म का निर्माण फरवरी 2018 में शुरू हुआ। 106 और नेटफ्लिक्स द्वारा 8 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया। 107, 108, 109 सोडरबर्ग की फिल्म द लॉन्ड्रोमैट पनामा पेपर्स के अंतर्राष्ट्रीय लीक के बारे में एक राजनीतिक थ्रिलर है, जिसे स्कॉट जेड बर्न्स ने लिखा है और यह पुलित्जर पुरस्कार विजेता जेक बर्नस्टीन की किताब सीक्रेसी वर्ल्ड पर आधारित है। 110 इसमें मेरिल स्ट्रीप, गैरी ओल्डमैन, एंटोनियो बैंडेरस, जेफरी राइट, मैथियस शोनेर्ट्स, जेम्स क्रॉमवेल और शेरोन स्टोन ने अभिनय किया है और इसका प्रीमियर 1 सितंबर 2019 को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 111 नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने से पहले सोडरबर्ग की 2020 की फिल्म लेट देम ऑल टॉक डेबोरा ईसेनबर्ग द्वारा लिखी गई थी और इसमें मेरिल स्ट्रीप, कैंडिस बर्गेन, जेम्मा चैन, लुकास हेजेस और डायने वाइस ने अभिनय किया था। इसे 2019 में मुख्य रूप से महासागर लाइनर क्वीन मैरी 2 पर और न्यूयॉर्क और यूके में भी शूट किया गया था और 10 दिसंबर 2020 को HBO मैक्स पर प्रीमियर हुआ था। 112 स्कॉट जेड बर्न्स, जन्म 17 जुलाई 1962, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और नाटककार है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बर्न्स का जन्म 1962 में गोल्डन वैली, मिनेसोटा में हुआ था। 1985 में बर्न्स ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 आजीविका।
मिनेसोटा विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद बर्न्स ने विज्ञापन जगत में अपना करियर शुरू किया और बाद में एक टेलीविजन विज्ञापन निर्देशक बन गए। वे गुड बाय सिल्वरस्टीन एंड पार्टनर्स की उस टीम का हिस्सा थे जिसने मूल गॉट मिल्क अभियान बनाया था। 3-4 बर्न्स ने द बॉर्न अल्टीमेटम 2007, द इन्फॉर्मेंट 2009 और कॉन्टेगियन 2011 के लिए पटकथाएं लिखी है, जिनमें से सभी में मैट डेमन है। उनकी फिल्में द इन्फॉर्मेंट 2009, कॉन्टेगियन 2011 और साइड इफेक्ट्स 2013 स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित की गई थीं। 5 बर्न्स ने अकादमी पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ 2006 का भी निर्माण किया। उन्होंने फिल्म द रिपोर्ट 2019 लिखी और निर्देशित की, जो CIA के अंदर गुप्त यातना कार्यक्रम के बारे में एक नाटक है। 6 उन्होंने स्टार वार्स फिल्म रोग वन और जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई 2021 का बिना श्रेय के पुनर्लेखन किया। बर्न्स की फिल्म कॉन्टेगियन 2011 में सार्वजनिक रुचि कोविड-19 महामारी के दौरान फिर से बढ़ गई, जिससे यह 6 मार्च 2020 तक आईट्यून्स पर 7वीं सबसे अधिक डाउनलोड की गई फिल्म बन गई। 9-10 मार्च 2020 के एक साक्षात्कार में बर्न्स ने फिल्म के पुनरुत्थान और सक्रिय महामारी से इसकी समानता पर टिप्पणी की, विशेष रूप से CDC बजट कटौती के दौर के मद्देनजर। मैं बहुत डर गया था। फिल्म पर काम करते समय मैंने जिन भी वैज्ञानिकों से बात की, उन सभी ने मुझसे यही कहा, यह अगर का मामला नहीं है, बल्कि कब का मामला है। आप यह तय कर सकते हैं कि ज्यादातर समय दमकलकर्मी बस बैठे रहते हैं, लेकिन जब आपके घर में आग लग जाए तो अग्निशमन विभाग शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यह सोचना कि हम इन चीजों को बंद कर देंगे और जरूरत पड़ने पर इन्हें फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, मूर्खतापूर्ण और खतरनाक है। मुझे अच्छी तरह पता था कि हमारे होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के पास एक महामारी टीम तैयार है, क्योंकि यह एक वास्तविक खतरा है। यह तथ्य कि इस प्रशासन ने इसे खत्म करने का फैसला किया है, हम सभी को जोखिम में डालता है। स्कॉट बर्न्स 11 बर्न्स को ब्रेट ईस्टन एलिस के उपन्यास अमेरिकन साइको के नए रूपांतरण के लिए पटकथा लिखने की घोषणा की गई, जिसमें लुका गुआडाग्निनो निर्देशन और लायंसगेट वितरण करेंगे। 12 फिल्मोग्राफी फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स 2006 एक असुविधाजनक सच नहीं नहीं हाँ पु 239 हा नहीं 2007 द बॉर्न अल्टीमेटम नहीं हाँ नहीं 2009 मुखबिर नहीं हाँ नहीं 2011 छूत नहीं हाँ नहीं। तो दोस्तों इस मूवी की लेंथ की बात कर ले तो 95 मिनट है और रिलीज़ ये हमें तकरीबन 18 अक्टूबर 2025 को यानी 2019 को सॉरी दोस्तों देखने को मिली थी। इसकी रिलीजिंग डेट है। बाकी इसे एक तरह से OTT पर रिलीज़ किया गया था, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर इंडिया के अंदर हिंदी में भी इसे देख पाओगे। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।